उसके आगे का हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें 6 में है इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल की बात यहाँ हो रही है। तो इसमें ये देखो, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, रिसेंटली लोकसभा ने क्या किया, रिफर किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल को, ठीक है, ज्वाइंट कमेटी थी, टू अ ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। मोर ऑन न्यूज क्या है, बिल सीक्स टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का, कंसिडरिंग 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें क्या हुआ था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट हुआ था पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका एम क्या था, एम था इनहांस करना, क्या चीज इनहांस करना इसमें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें बात हो रही है कि कुछ कुछ चीजें दी हुई है, सबके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश, इसी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन होंगे, इसमें वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर्स होंगे, करेक्ट, इसमें ये बात हुई है। फिर आगे का देखेंगे हम, और क्या है, और इसमें कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट 1 or more cooperative ombudsman with territorial jurisdiction, 1 or more ये अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा इसमें, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे है बिल मंडेट इंक्लूजन ऑफ, किसके इंक्लूजन की बात की जा रही है, एक शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब मेंबर एंड 2 वुमेन मेंबर। मतलब जो मेंबर्स होंगे जिनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, उसमें SC, ST एंड वुमेन, ओके, की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे कंकरेंट ऑडिट, इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 70A। 70A में क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट करने का न्यू सेक्शन 70A फॉर अ सच मल्टी स्टेट सोसाइटी विद एन एनुअल टर्नओवर कितना हो और डिपॉजिट ऑफ मोर देन अमाउंट डिटरमाइंड बाय द सेंटर, ये था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि इसके बारे में क्या है। तो ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, मतलब उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है जिनके कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट जिनके सेम होने चाहिए। ज्वाइन हैंड विद अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एम क्या होना चाहिए, एम टू प्रोवाइड सपोर्ट, इसका एम क्या है, पहली बात तो ये हमें जानना है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द इट्स मेंबर फॉर फोकस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। तो जो सेक्शन जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव आर 3 सब्जेक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव आर अ 3 सब्जेक्ट, क्या 1 मिनट, सॉरी मैंने गलत बोला, 3 सब्जेक्ट नहीं, कोऑपरेटिव्स आर स्टेट सब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार आपको बनाने की जरूरत है। देखो जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये लास्ट वीडियो आज होगा इसका, तो इसके बाद इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, पार्ट पार्ट में जिसको पढ़ने की आदत होगी वो इस तरीके से देख लेगा। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है चैनल पे, तो आप जब चैनल पे जाओगे वहां पे प्लेलिस्ट आप देखोगे तो विजन 365 वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करके मैंने वो प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो वहां पे पार्ट वाइज भी आप पढ़ सकते हो, या तो फिर एक मैराथन करके मैं मतलब कंप्लीट जो विजन 365 का जैसे पॉलिटी का होगा, ये हो गया, पहले पार्ट वाइज डिवाइड करूंगी, फिर एक साथ एक ही वीडियो में मैं उसको मर्ज कर दूंगी और वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोऑपरेटिव सारे स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आ जाएगी कोऑपरेटिव सेंट्रल सब्जेक्ट है या क्या है, तो आपको बताना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव मेनली डील विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी, ठीक है। महाराष्ट्र हाईएस्ट नंबर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कोऑपरेटिव सर्टिफिकेट 567 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद क्या है, न्यू दिल्ली है, 133 है न्यू दिल्ली में और 147 है उत्तर प्रदेश में। Among 300 largest cooperative society of the world, 3 society of India namely, अब देखो बहुत सारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 लार्जर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वर्ल्ड में, पर सिर्फ 3 सोसाइटीज ऐसी हैं, जैसे अमूल है, IFFCO है और
RIBHO, मतलब ये 3 ही इंक्लूडेड हैं। ओके, ये 3 ही इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से? अमूल हो गया, ठीक है, और ये दोनों ही, मतलब तीनों ही क्या है, इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 7th शेड्यूल में क्या दिया है? कोऑपरेटिव फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि अगर ये पता चले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल में मेंशन है। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 343B। अब देखो अगर मेंस में भी हम जैसे PT 365 दिया है, तो हम सिर्फ PT के लिए नहीं सोच सकते, मेंस में भी चीजें आती हैं। जैसे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आया तो हम 7th शेड्यूल में है, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 19(1)(c) इसकी बात करता है, ये हमें याद रखना चाहिए। DPSP में भी इसका मेंशन है, ये याद रखना चाहिए। और पार्ट 9th B में भी है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे DPSP में ये है, तो इसमें क्या कहा गया है? टू फॉर्म एसोसिएशन, सॉरी, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? फंडामेंटल राइट है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो पार्ट 9th B में क्या कहा जा रहा है? इट डील्स विद इनकॉर्पोरेशन, टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिशियल बियरर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9 एक्सटेंड फ्रॉम कितने से कितना? आर्टिकल 243 से 243J तक। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 आया, इसमें क्या प्रोवाइड किया गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट में भी ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ। उसके बाद साइड में दिया हुआ है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग इन इंडिया। तो क्रेडिट का है कोऑपरेटिव क्रेडिट, और ये है प्रोड्यूसर्स का है, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इतनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो अभी वर्किंग है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी एनालिसिस चलती है उसमें। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड। अब देखो जितनी भी चीजें जो लोग स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं वो देख पा रहे होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भी बारे में न्यूज में आता रहता था, FCRA के बारे में भी बहुत बार आता रहता था। तो जैसे ये लोगों ने अगर क्रिएट किया है कि PT 365 में क्या इम्पोर्टेंट है जो जो ये कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्डली 60 पेजेस होते हैं इसमें, ओके। तो कैसे वो कवर करते हैं? जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उसको ये लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। अब FCRA की बात करें तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल, ठीक है, टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए कंप्लायंस बर्डन, जो भी किस पे है? सिटीजन्स पे, ओके, इसके लिए इस चीज को किया गया है। Amending foreign contribution regulation rule 2011, now individual can send up to 10 lakh without informing the government। तो अभी वो क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं 10 lakh without informing government। If provide exceed to 10 lakh, individual will have 3 months to inform the government। और अगर exceed कर जाता है 10 lakh के, तो उनको टाइम है, ठीक है, वो 3 months के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट 30 days अर्लियर। पहले क्या था? 30 days के पहले करना पड़ता था, तो अभी 3 months के अंदर कर सकते हैं। द इंटाइटल दैट 1 minute, हाँ, इसमें है द एंटिटीज दैट कैन रिसीव दिस इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, legislature member, election candidate, government servant, judges, journalists and media house who are all barred earlier from the reserve। पहले क्या था? ये सब barred थे, मतलब ये सब नहीं कर सकते थे from receiving foreign contribution। पहले नहीं था ऐसा, ठीक है, ये भी याद रखना है। चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, इसलिए ये न्यूज में है। द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA टू रिसीव फॉर has been increased from 15 to 45 days। अब 15 से 45 days पे इंक्रीज कर दिया गया।
ठीक है। लिस्ट ऑफ कंपाउंड ऑफेंस अंडर एफसीआरए वाज इंक्रीज। तो ये कंपाउंडेबल, सॉरी कंपाउंड नहीं, कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है एफसीआरए वो इंक्रीज कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है, और पहले कितना था 7, 7 से कितना कर दिया गया है 12। Complaint, okay, compoundable offense are those where complaint can agree to take back charge to levied against accused। तो वो जिसमें वो वापस ले सकते हैं चार्ज, उसकी बात ये होती है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। एफसीआरए पर्पस और प्रोविजन क्या है इसका? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस क्या क्या होता है, जैसे डोनेशन हो गया, करेक्ट, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी के फॉर्म में ये क्या कर सकते हैं, एक टाइप का डोनेशन होता है, डिलीवरी और ट्रांसफर करते हैं फॉरेन सोर्स से, तो फॉरेन कंट्रीज से। एफसीआर इज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री पूछता है, जिस पे स्टार है वो हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। सपोर्ट बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी सपोर्ट करती है, ठीक है। अप्रूव एंड रिजेक्शन थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एंटीसीडेंट, तो ये चीजें हैं। अब साइड में जो चीजें रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है। देखो पहला याद होगा वो स्टेट लिस्ट में था कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर यहाँ पे ये क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल, ठीक है, जो भी चीजें हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह इसमें ऐड है। आर्टिकल 19(1)(c) में क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जो कि हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा था, ठीक है। एफसीआरए कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेट में था, स्टेट लिस्ट याद रखना, और इसमें क्या है कंकरेंट है, ओके। अब द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एफसीआरए जो क्या है, दिस एक्ट रेगुलेट फ्लो ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनजीओ इन इंडिया। तो यहाँ पे देखो दिस एक्ट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को भी ये क्या करता है, एनपीओ को भी अलाउ करता है, ओके। The Companies Act 2013, this act govern formation and operation of companies in India, including Section 8 companies which are non-profitable organization, NPOs भी इसमें शामिल है। फॉरेन फंड की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन ऐसा है जो रिसीव नहीं कर सकता फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये ऐसे करके घुमा के पूछ लेंगे कि कौन कौन रिसीव कर सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस, जो इलेक्शन लड़ रहा है वो नहीं कर सकता, जज जो है वो नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट जो है वो नहीं कर सकता रिसीव, ठीक है, और न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट जो भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफिस बियरर, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो ये इतने लोग इस चीज पे वो है फॉरेन फंड के लिए। प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड थ्रू रजिस्ट्रेशन विद मैंडेटरी आधार परमिशन, एवरी ऑफिस बियरर ऑफ एनजीओ प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड, सी इमेज, मतलब कौन कौन है जो नहीं कर सकता। एफसीआरए अकाउंट की बात करें, एसबीआई की जो ब्रांच है वो उसमें होगी। नो फंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कांट बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, हाँ, तो नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई और फंड नहीं, सिर्फ एफसीआरए अकाउंट में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो रिसीव होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, पर ये नहीं ट्रांसफर किए जा सकते किसी और पर्सन और एनजीओ में, तो ये भी याद रखना, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ एनजीओ का रेगुलेशन कैसे होता है इसकी बात की गई है। वाइल अपहोल्डिंग अमेंडमेंट ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट पार्लियामेंट कैन प्रिवेंट एनजीओ, पार्लियामेंट क्या करेगी, वो प्रिवेंट कर सकती है एनजीओस को, पार्लियामेंट प्रिवेंट कर सकती है एनजीओस को रिसीव करने से फॉरेन डोनेशन, एज नो वन हैज फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि किसी के पास नो वन हैज, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार, फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट नहीं है उसके पास कि वो रिसीव करे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट आल्सो मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखी है, जैसे एनजीओ आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तो सबको पता है क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली नहीं है पार्ट ये गवर्नमेंट का, और पर उसके बावजूद भी लीगल स्टेटस है, ठीक है, पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का फिर भी लीगल स्टेटस है, और एंड आर रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट सिक्योरिटी सोसाइटी एंड प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पे ये रजिस्टर्ड है।
प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो है वो रेगुलेट कौन करता है, फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ये रेगुलेट होता है. देयर आर सर्टेन एनजीओ दैट आर रजिस्टर्ड अंडर फेमा एंड कंटिन्यू टू डिसबर्स फॉरेन फंड टू वेरियस एसोसिएशन इन इंडिया. फेमा इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी याद रखना है. एंड वर इंट्रोड्यूस टू कंसोलिडेट एंड रेगुलेटेड. देखो ये याद रखना है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी फेमा है, ठीक है, किसकी, एनजीओ की. एनजीओ की रेगुलेटिंग अथॉरिटी फेमा तो है, पर रेगुलेट फेमा किसके द्वारा रेगुलेट होती है, मतलब याद रखना है एनजीओ को रेगुलेट किया फेमा ने, फेमा को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट देखेंगे है मॉडल टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड. 4 स्टेट्स जो हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आसाम, इन्होंने रिवाइज किया है अपने टेनेंसी लॉ को और टू बी इन लाइन विथ मॉडल टेनेंसी. अब क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमको याद रखनी है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अप्रूव किया MTA 2021 को. किस चीज के लिए, प्रोसेस ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी, रेंट करने के लिए प्रॉपर्टी स्टेट और यूटी में. ठीक है, एंड एड रेंट इकोनॉमी इन ई स्टेट सेक्टर. अब देखो ये फर्स्ट बार कहाँ पे हुआ, बिकम द फर्स्ट यूटी टू अडॉप्ट MTA JNK ने 2021 में फर्स्ट ये यूटी रहा, फर्स्ट यूटी जिसने क्या किया है, अडॉप्ट किया है MTA को. इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हमें याद रखना है कि फर्स्ट कौन था यूटी, तो जम्मू कश्मीर. सिंस हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. अब ये देखो हाउसिंग किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का. ये आपको PYQ सॉल्व करने के बाद चीजें पता चल जाती होंगी कि मिनिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, किस लिस्ट में है पूछा जाता है, डिफाइन है कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है, और लीगल है, लीगली बाइंडिंग है कि नहीं. तो कुछ चीजें हैं जो कि आगे भी ऐसे हम देखेंगे, वो सारी चीजें इसमें पूछी ही जाती हैं. रेगुलेशन किसके हाथ में है, ठीक है, तो ये चीजें सब पूछी जाती हैं ऑलरेडी. ये देखो इस बाइंडिंग से रिलेटेड हम बात करते थे, यहाँ पे है नॉन बाइंडिंग फॉर, ये नॉन बाइंडिंग होता है, ये भी याद रखना है. अब देखो एप्लीकेबिलिटी पे बात करें, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल और एजुकेशनल यूज के लिए ये क्या कर सकते हैं, देख इच ऑल कवर प्रेमाइसेस आउट फॉर, मतलब ये किस किस चीज के लिए, रेजिडेंशियल रहने के लिए, कॉमर्शियल पर्पज से और एजुकेशनल यूज से कर सकते हैं, बट नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं कर सकते. एंड वोंट कवर हॉस्टल, मतलब हॉस्टल, लॉगिंग हाउस, ये सब के लिए भी नहीं कर सकते. तो 3 चीज के लिए अलाउ यहाँ पे किया है. ऑल प्रेमाइज रेजिडेंशियल और कमर्शियल शैल बी रेंटेड ओनली आफ्टर अ रिटन एग्रीमेंट, और ये रेंट आउट कर सकते हैं आफ्टर रिटन एग्रीमेंट के बाद ही. और टेनेंसी पीरियड ट्वाइस द मंथली रेंट और 4 times द मंथली रेंट होता है. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देखिए, इट हैज बीन कैपेबल ऑफ मैक्सिमम 2 months रेंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. 2 महीने की रेंट रहती है, 2 months रेंट किसके लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए. ओके, ये देखना है. और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी स्टेट की वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी उसमें. ये सारी 3 tier रेजिडेंशियल सिस्टम भी है यहाँ पे, ठीक है, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल, ये याद रखना है. पहले टॉप टू बॉटम इसमें ये चीजें भी दी हुई हैं. लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू रेंट अथॉरिटी. देखो to evict a tenant, landlord must apply to rent authority seeking such eviction condition for eviction of tenant. तो उसमें क्या क्या होगा, refusal to pay agreed upon rent, failure to pay rent, occupation of party or whole of the premise without written consent. तो जो चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022, इसमें क्या कहा गया है ये भी देखेंगे हम. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है इसको, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 का है. अब इसमें देखो क्या क्या बातें करी गई हैं. एक्ट रिपील, एक्ट जो है वो रिपील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन एक्ट 1920 को रिपील करता है ये, ठीक है, हटाता है.
which was enacted to authorities taking to measurement and photograph of convicted and other person. अब देखो इसमें 2022 एक्ट एक्सपेंड द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. इट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम. तो ये क्राइम से रिलेटेड इसमें चीजें बताई गई है. मेजरमेंट पहले ध्यान देना है. एक्सपेंड टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा मेजरमेंट फोकस में रहेगा. रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड केस ऑफ पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, ठीक है. अगर जो रिकॉर्ड में भी डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे दी गई हैं. अब याद रखो ये चीज, कुछ चीजें हैं, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे की प्रोविजन 1920 एक्ट का एंड 2022 एक्ट का. तो डेटा परमिटेड टू, इसमें देखो पहले क्या होता था, फिंगरप्रिंट्स लेते थे, फूड प्रिंट्स लेते थे, इंप्रेशंस और फोटोग्राफ्स. पर अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें अभी देख रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स लेते हैं, आइरिस एंड रेटिना स्कैन करते हैं, ठीक है, और सिग्नेचर, ठीक है, हैंड राइटिंग, ये सारी चीजें, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी ध्यान दिया जाता है. सेक्शन 53 एंड 53A CRPC का क्या कहता है, ब्लड, सेमेन, हेयर सैंपल, स्वैब, ये सारी डीएनए प्रोफाइल, ये सारी चीजें भी अब की जाने लगी हैं. पहले इतना ज्यादा चीजें नहीं की जाती थी. पहले तो बस देखो ऊपर आती 4 चीजें नहीं है बस. ओके, उसके बाद देखो पहले क्या था, पर्सन हु में रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अंडर CRPC, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता था, रैंक सब इंस्पेक्टर और एबव मजिस्ट्रेट, मतलब सॉरी, रैंक सब इंस्पेक्टर और एबव होता था, और फिर क्या होता था, मजिस्ट्रेट का होता था. पर अभी क्या होता है, ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन और फिर रैंक हेड कांस्टेबल और एबव होता है अब, और हेड वार्डन होते हैं प्रिजन की, जो वहां पे रहते हैं जेल के, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे. तो अब चीजें बढ़ा दी गई हैं, ये याद रखनी है कुल मिला के. वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, और न्यू वेस्टेड टू स्टेट एज वेल एज सेंट्रल. पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे थी, अभी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का हो गया है. मीडिएशन बिल, इसमें बात की जा रही है, मीडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये क्या है, एक फॉर्म है ADR का. वॉलेंट्री प्रोसेस है विच पार्टीज ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट, जब पार्टीज डिस्प्यूट सेटलमेंट करना चाहते हैं, एक विद एन असिस्टेंस ऑफ. देखो मीडिएशन का सिंपल सा मीडिएशन की अगर बात करें, ठीक है, तो मीडिएशन सिंपल सा टर्म आप ये समझो कि जब किसी तीसरे पर्सन की मदद से दो लोगों के बीचों में जो भी झगड़े होते हैं या जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो सुलझाया जाता है, वो ही क्या कहा जाता है, मीडिएशन होता है. तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, पार्टीज हैं, ठीक है, जिनका डिस्प्यूट सेटल करना है, असिस्टेंस यानी सहायता लेकर के इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का, कि वो न्यूट्रल हो, किसी की साइड पे ना हो, वो निष्पक्ष हो करके अपने जो भी डिसीजंस है वो बताए. Mediator does not impose solution on the parties, create conducive environment in which 2019 में क्या हुआ, इंडिया became the signatory to सिंगापुर कन्वेंशन. अब इंडिया क्या था, सिंगापुर कन्वेंशन का क्या बना था, सिग्नेटरी बना था, नॉट येट रेटिफाई, पर रेटिफाई नहीं हुआ. मोस्टली रेटिफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन. तो आपको ये याद रखना है, बिकम सिग्नेटरी बट नॉट रेटिफाइड येट. मीडिएशन एक्ट सेक्शन 89 CRPC 1908 इंसर्ट किया था 22, इंट्रोड्यूस मीडिएशन एज अ मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. तो यही अभी हमने डिस्कस किया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए है, ठीक है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 में क्या हुआ, मीडिएशन प्रोवाइड किया गया, मीडिएशन डिस्प्यूट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट बिफोर एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन एजेंसी, ठीक है. अब जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम अच्छे से देखेंगे, आगे आ जाएंगे, ठीक है. इंटरनेशनल मेडिएशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन, प्रोविजन ऑफ सिंगापुर कन्वेंशन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बिल. सिंगापुरियन कन्वेंशन की बात यहाँ पर की गई है इंटरनेशनल मेडिएशन के टर्म पे. नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल. तो देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल, ठीक है, एम एट रिवाइजिंग प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक PRB एक्ट 1887. अब इसमें क्या देखना है, लीगेसी बिहाइंड विद सेंसरशिप प्रेस एक्ट. अब ये बिगिन कहां से हुआ था, सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1999 से, ठीक है, इम्पोज लॉर्ड वेल्सली. और ये इम्पोज किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेल्सले के द्वारा, ठीक है. और हेड ऑफ फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया विच वाज इंट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हेस्टिंग.
ठीक है। अकॉर्डिंग कॉलेज जनरल जॉन अब्राहम, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा। एक दिन मैं ये भी बता दूंगी कौन कौन सा चैप्टर जो है स्पेक्ट्रम में इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। गवर्नर जनरल मेटकाफ अबॉलिश्ड रिप्लेसिंग द लाइसेंसिंग एक्ट, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मैटर, तो क्या क्या चीजें हैं ये भी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब देखो 1987 हेल्प गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेस रेगुलेशन बुक पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट कब, ये किस चीज को इम्पैक्ट कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो कर रही है। तो इसमें से कुछ भी दे देगा, रेगुलेट बुक पब्लिशिंग, और पूछ लेगा ये किस चीज को वायलेट कर रही है, तो ये याद रखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये वायलेट कर रही है, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, ओके। रूल मेकिंग अथॉरिटी बोथ होंगे सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट जो बिल है उसके बारे में, तो इसमें है रिसेंटली राज्यसभा ने पास किया था SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, कम्युनिटी भोक्ता कम्युनिटी ऑफ झारखंड फ्रॉम SC लिस्ट, ठीक है, टू ओमिट करने के लिए भोक्ता कम्युनिटी झारखंड SC लिस्ट से एंड इंक्लूड ST लिस्ट अलॉन्ग विद द अदर कम्युनिटी। तो इसमें सेक्शन 341 342 बात की जा रही है, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ SC/ST इन रिलेशन टू पर्टिकुलर नोटिफाइड प्रेसिडेंट ऑर्डर एंड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। तो ये क्या होगा, जो स्पेसिफिकेशन इसका है SC/ST जो रिलेशन का पर्टिकुलर स्टेट ड्यूटी का, वो नोटिफाई किसके द्वारा किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नोटिफाई किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑर्डर पे और किससे कंसल्ट करके, गवर्नर जो होंगे स्टेट से उनसे, ठीक है। ऐड किया गया है 4 ट्राइब्स को SC लिस्ट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल के तहत कौन कौन से, एक तो हट्टी ट्राइब है, ठीक है, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की, और नरी कोरवन और कुरी कुरीविकरन हिल ट्राइब है तमिलनाडु, ठीक है, और भिंजिया छत्तीसगढ़ की। तो ये सारे मतलब वहां चारों को ऐड किया गया है, 1 2 and 3 and 4, तो ये चारों को ऐड किया गया है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पे जानी मैंने हाईलाइट कर दिया, नेरी कोलवन जैकाल कैचर होते हैं, कुरू विकर्स जो होते हैं बर्ड ईटर्स होते हैं, और नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये सब, ठीक है, घूमंतु मतलब घूमते रहते हैं, ओके। और बिंजिया एथनिक ग्रुप जो है वो उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है, तो ये चीजें हैं। बत्ता कुरुबा कम्युनिटी ST कैटेगरी, और इसमें क्या हुआ था, वो राज्यसभा ने पास किया था, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट। अब यहाँ क्या देख रहा है, बत्ता कुरुबा कम्युनिटी जो है वो लोकसभा ने पास किया है बिल, ठीक है, और ट्राइबल स्टेटस दिया है बत्ता करुबा कम्युनिटी को। और इसमें क्या बात हो रही है कि कम्युनिटी हैज बीन लिविंग इन, कहाँ रहती थी, कोडगु मैसूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, चमरा क्या दिया है इसमें, चमराजनगर, ठीक है, चमराजनगर में, ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। दे हैव देयर ओन डायलेक्ट, उनके ओन डायलेक्ट होते हैं, नो स्क्रिप्ट नहीं होते, हंटिंग टूल्स यूज करते हैं, एंटी कन्वर्जन, तो ये सारी एंटी कन्वर्जन बिल आया था, उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, एक स्टेट उसकी बात की है, क्या बोलते हैं बात की है। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है आर्टिकल 25, देखो दिया बहुत सारा है पर वो जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इतना तो नहीं याद कर सकते, इतना नहीं पढ़ सकते, तो हमको उतना ही जानना है। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार, आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। तो अगर ऐसे पूछ लिया राइट टू कन्वर्ट, ठीक है, आर्टिकल 25 दे दिया, तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 25 ये नहीं कहता, राइट नहीं देता कन्वर्ट होने का, राइट टू कन्वर्ट नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप 1991, रिफ्यूज अ पिटीशन बाय द सेक्ट ऑफ जैन कम्युनिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया जो ये पिटीशन फाइल किया गया था जैन कम्युनिटी के द्वारा, और इसमें फाइल किया गया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फोर्स प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 अगेंस्ट एलिज कन्वर्जन ऑफ इट्स रिलीजियस प्लेस बाय अनदर सेक्ट। ये कोई और सेक्ट ये नहीं है कि किसी वर्शिप प्लेस को कन्वर्ट कर ले, ऐसा नहीं है, प्रोहिबिट किया गया है। एक्ट जो है 1991 का वो प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप, पर यहाँ पे देख लो नॉट अप्लाइड टू राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद केस, वहां पे अप्लाई ये नहीं हुआ था, ठीक है।
और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 104 की बात की जा रही है, 104 अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, आर्टिकल की नहीं। रिमूव नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया कि जो नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसे अमेंडमेंट रिमूव्ड, अमेंडमेंट रिमूव्ड द नॉमिनेशन, मतलब वो रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल, देखो आर्टिकल 331 प्रोविजन जो नॉमिनेशन से रिलेटेड है टू एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में किया जाता है। आर्टिकल 333 क्या है, वन मेंबर ऑफ कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसमें क्या बात है, कोड हैज बीन अमेंडेड टू अलाउ नेशनल फ्लैग टू फ्लॉन एट डे एंड नाइट। तो अभी क्या कर दिया गया है कि नेशनल फ्लैग जो है वो फहरा सकते हैं दिन में भी रात में भी, ठीक है। इट हैज बीन होस्टेड इन ओपन, पहले क्या होता था, इफ इट हैज बीन होस्टेड इन ओपन इन हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक, तो वो क्या कर सकते हैं, ओपन और अपने हाउस के ऊपर, ठीक है, उसको फहरा सकते हैं। पर अर्लियर क्या था, अर्लियर ये था कि ये अलाउ किया गया था फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ठीक है, सनराइज से सनसेट तक ही रहता था, सनसेट के बाद नहीं, वेदर कंडीशन के हिसाब से। तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे देखो, इट्स गवर्न द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सब है। अर्लियर ओनली फ्लैग मेड ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वुवन खादी, तो हाथ से बने हुए पहले खादी की चीजें और हाथ से बने जो भी कपड़े होते थे उससे ही परमिट किया गया था फ्लैग के लिए। पर अभी अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर, अभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं उस पर, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI की बात करेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया आधार रूल, ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंड किया आधार रूल। इसमें क्या कहा गया है, इट स्पेसिफाइड दैट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बी अपहेल्ड एट लीस्ट वंस बाय आधार होल्डर ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर, तो वो अमेंड करा सकते हैं, सॉरी अमेंड कह रही हूँ, 1 मिनट, अब वो करा सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी चीजें हैं उसको क्या कर सकते हैं, at least one आधार होल्डर्स ऑन द 10 years फ्रॉम द एनरोलमेंट डेट, तो वो भी जो भी अपडेट है वो कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये याद रखो, जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो स्टैब्लिश हुआ था कैसे, 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, एक्टिव अंडर प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंस एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट के द्वारा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये किया गया था, और ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये भी दिया है, 12 डिजिट ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। और इसमें आधार नंबर ओनली इशूड टू इंडिविजुअल हु हैज रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, उसी के लिए होगा। इन अ 12 month बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, UDI इशू बाल आधार कार्ड टू चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5। तो देखो ये भी जानना है आपको, कई लोग को नहीं पता होगा, बाल आधार भी होता है, ठीक है, इशू किया गया है बाल आधार, और ये किसके लिए, जो कि अंडर 5 ईयर के एज के होंगे, ठीक है, अंडर 5 होंगे उनके लिए है, और ये उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के आधार पे किया जाएगा। ओके, रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसमें क्या है, आधार बायोमेट्रिक फॉर फॉरेंसिक, इसमें कहा गया है UDI state that biometric data collected by Aadhaar cannot be used to identify criminal or solve crime, वो क्रिमिनल और क्राइम सॉल्व करने के लिए नहीं किया जा सकता। डू नॉट कलेक्ट बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेंसिक पर्पस, और फॉरेंसिक पर्पस के लिए भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अपना बायोमेट्रिक दे दिया है तो उसको क्राइम्स और ये सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाए, ठीक है, बिना उसकी इजाजत के, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही किया जाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्या किया है, अचीव अ कांस्टेंट डिक्लाइन इन पेंडेंसी ऑफ RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन केस की बात की जा रही है, कंसेंट राइट्स टू डिस्पोजल ऑफ RTI। तो RTI एक्ट 2005 क्या है,
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में भी बहुत बार आया हुआ है और पूछता है। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, वो रिप्लेस किया उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। अब ये एम्पावर क्या करता है, सिटीजन के प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। हाउएवर जो आरटीआई बिल 2019 है वो रिमूव करता है दिस प्रोविजन फॉर एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब आरटीआई एक्ट के बारे में हमको चीजें जाननी है। सीआईसी के बारे में दिया है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, 3 years के लिए होते हैं या तो 65, जो भी विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। इंडियाज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे। ठीक है। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया था, कॉल फॉर क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात करी थी टू ब्रिंग वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक सीबीआई। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज मतलब एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम करता है, ईडी करता है, एसएफआईओ भी करता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ठीक है। तो सीबीआई के बारे में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में आता है, इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। ठीक है। और फिर उसके बाद रिकमेंडेड बाय संथानम कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है। 2 years का टेन्योर होता है। ठीक है। कैन बी गिवन 3 annual extensions भी दिए जाते हैं। It has nodal police agencies in India, coordinated investigation behalf of Interpol member। तो और फिर दूसरा क्या दिया है ईडी के बारे में, ईडी एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में, मतलब सीबीआई से पहले हुआ था। देख लो आप, बगल में दिया हुआ है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री एंड फिनेंस के अंदर था ये, और कंपोजिशन हेडेड बाय ईडी डायरेक्टर्स होता है। ठीक है। देखो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, और ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। टेन्योर इनका भी 2 years का होता है, उनका भी 2 years का होता है। फंक्शन इनका होता है फेमा, रिस्पॉन्सिबल इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा होता है 1999 का। फेमा पीएमएलए मतलब प्रोविजन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये देखते हैं 2002 वाला। फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडिव एक्ट, मतलब कौन कौन से, फेमा, पीएमएलए और एफईओए, ये तीनों डील करती है ईडी। एनआईए भी है। अब देखो एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, हेडेड बाय ईडी होगा ये। ठीक है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है। ठीक है। तो मोस्टली सारे डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो सीबीआई इन्वेस्टिगेट 3 टाइप ऑफ केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई, एंटी करप्शन, स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और कई बार सुओमोटो। सुओमोटो क्या होता है, सीबीआई कैन सुओमोटो टेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफर बाय ओनली इन यूटीज। ये याद रखना कि सुओमोटो जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई है। सेंट्रल होल्ड द पावर टू ऑथराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। कंसर्न्ड स्टेट से जो करने के कंसेंट लेने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग कंसेंट। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है, ये भी है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात किया जाए तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट 22 आया, जिसमें वॉज इनेक्टेड दैट सीक्स टू रीयूनिफाई 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज है, अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड। तो इसमें देखो फर्स्ट प्रपोज ये हुआ था 1987 में बालाकृष्ण कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी है वो भी पूछता है वो। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जो लोकल बॉडीज जो भी हमारा चैप्टर्स होता है, जो भी
चैप्टर हमारा उसमें भी है लक्ष्मीकांत में, तो लोकल बॉडी से रिलेटेड चीजें भी पूछता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को? महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, सिटी कॉर्पोरेशन। तो हर जगह अलग बोली जाती है, ठीक है। तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखें तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप हुआ था मद्रास में फर्स्ट बार 1688 में। उसके बाद हुआ बॉम्बे में, फिर उसके बाद हुआ कैलकाटा में। तो ऐसे हम याद रख लेंगे MBC, ठीक है, मुंबई, बॉम्बे, सॉरी मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो ये 3 जगह थी जहां पे पहली बार मतलब रैंकिंग के बेसिस पे मतलब ये हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुए थे, मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में। ओके और इसके बाद है लॉर्ड रिपन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखो लॉर्ड रिपन जो थे वाइसरॉय थे, ये तो हम सबको पता ही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये लॉर्ड रिपन जो है इंट्रोड्यूस इलेक्शन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और इनको कहा जाता है नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। To strengthen local urban local bodies functioning, 74th Amendment Act 1992 has inserted Part 9A into the Constitution. तो strengthen करने के लिए urban local bodies को, ठीक है, 94th Amendment Act 1992 आया जिसमें इंसर्ट किया गया Part 9A, ठीक है। अब इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है ये देख लो। सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वाटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ड्रेनिंग टैक्स। तो इन सबके बेसिस पे इनका रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, और कुछ फिक्स एड इनको मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। मेंबर जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल एंड आर कॉल्ड काउंसलर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर बोल दिया जाए तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल ऑफ पीपल्स से, मतलब जो भी पीपल होते हैं वहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये हुआ इलेक्शन टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंडक्टेड अंडर गाइडेंस डायरेक्शन सुपरिटेंडेंट इलेक्ट। हाँ अब ये भी याद रखो, आपने PYQ और मॉक टेस्ट किया होगा, उसमें देखो पूछते हैं। तो जो 1 मिनट तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके जो भी जो सुपरवाइज करता है और डायरेक्शन गाइडेंस वो सारी चीजें स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट बाय एक्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये चीज स्टैब्लिश की जाती है। लगातार देखो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरी चीज स्टेट इलेक्शन कमीशन सब कुछ देखती है, और ये जो स्टैब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। जितने भी स्टार बनाए हैं वो उसके बेसिस पे देख लो आप, ओके। अब ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, एक्सरसाइज ऑडिट कंट्रोल 3 टियर पंचायती राज। 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखो अपॉइंट होता है जो कैग की बात कैग के कॉन्टेक्स्ट में आया है। एज रिपोर्ट कैग हैज नाउ डिसाइड टू असर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू सुपरवाइज ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि अब वो जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उस पर ऑडिट करता है कैग। तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, 65 ईयर्स तक टेन्योर होता है, या फिर 6 साल तक टर्म होता है उनका, जो भी अर्लियर होगा वो फिर उसमें उनका टर्म पूरा हो जाएगा। सर्विस कंडीशन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। और ऑडिट करता है ये रिसिप्ट को और एक्सपेंडिचर को यूनियन और स्टेट और यूटी जो गवर्नमेंट होते हैं वहां के, ठीक है। एक्सरसाइज करता है पावर एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड ऑफ एनी अथॉरिटी और बॉडी। अब यहाँ पे देखो अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रिलेटेड थोड़ी बातें आई हैं, वो हम देखेंगे क्या है। पार्लियामेंट में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात यहाँ पे की गई है। मैंडेट दैट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एंड म्युनिसिपल इन एवरी रीजन, मतलब ये कहा गया है एवरी रीजन में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज होनी चाहिए। It instituted a third tier of the governance in federal framework। फेडरल फ्रेमवर्क है हमारा, तो उसमें थर्ड टीयर इसको कहा जाता है।
अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है रिपन रेजोल्यूशन 1882। इसमें क्या बात कही गई है? द स्कीम ऑफ लोकल्स ऑफ गवर्नमेंट वुड डेवलप द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज बीन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये पहले की बात हो रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। ओके और यहाँ पे लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट की बात कीजिए, फर्स्ट ये क्रिएट हुआ था 1880 में, ऑडिट द अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को ऑडिट करने के लिए एंड अदर लोकल फंड्स को ऑडिट करने के लिए। रिफॉर्म 1921 में क्या हुआ? ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज बिकेम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखो पहले क्या था? पहले प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था, पर बाद में फिर ऑडिट को क्या बना दिया गया? प्रोविंशियल सब्जेक्ट। आफ्टर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ? ऑडिट एंड अकाउंट हैव बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द स्टेट लॉ। जो भी प्रोविजन इन स्टेट लॉ उसके अकॉर्डिंग होगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसमें क्या है? टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि इंस्टॉल करे वो लोकल सर्वर, ठीक है, और इंक्रीज करे इंटरनेट स्पीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पीसीएस से मिलती है, ये आपको पता होगा। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद एन, तो वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। ओके और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूछते ना सेंट्रली सेक्टर स्कीम या फुली सेंट्रल है, स्टेट स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 3 मेजर कंपोनेंट्स है इसके, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे और रीसर्वे, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउ इज लैंड ओनरशिप रिकॉग्निशन इन इंडिया? तो किस किस बेसिस पे लैंड ओनरशिप, हाउ इज लैंड ओनरशिप रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? मतलब लैंड ओनरशिप कैसे रिकॉग्नाइज्ड होता है इंडिया में? लैंड ओनरशिप इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड थ्रू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कैसे कैसे? रिकॉर्ड ऑफ राइट, मतलब जैसे कि नेम क्या है लैंड होल्डर का, ठीक है, नंबर ऑफ नेम एंड साइज, नंबर ऑफ साइज, प्लॉट एरिया कितना है, रेवेन्यू रेट क्या है, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड रख के। रजिस्ट्रेशन, सेल डीड, ठीक है, प्रूव दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, तो इससे देखा जाएगा कि हाँ किसी ने इससे से खरीदी है, जो भी बोलते नहीं कि रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ठीक है। सर्वे डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एरिया एंड प्रूव दैट प्रॉपर्टी लिस्टेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड की वो मेंशन है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट के बेसिस पे भी जानते हैं। ओके अब यहाँ पे देखो ये भू नक्शा भी बताया गया। अब देखो ये क्या है? अदर मेजर टेकन टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू भी ऑनलाइन चीजें डिजिटलाइज की जा रही हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। भू नक्शा सोल्यूशन है डिजिटल कैडेस्ट्रल मैपिंग के लिए, और एक है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग प्रोवाइड नेशनल स्वामित्व, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है इसमें, ठीक है। स्कीम टू डिमार्केट इनहिबिटेड आबादी लैंड एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रॉपर्टी कार्ड एरिया थ्रू लेटेस्ट सर्वेइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे की गई है स्वामित्व में। Initiative translate record of the right effort of state. Bhumi is a project jointly funded by center and state Karnataka. तेलंगाना धरनी प्रोजेक्ट, तो ये दो प्रोजेक्ट हैं इससे रिलेटेड। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, अभी कल ही मैंने इससे रिलेटेड बताया था, कल वाले में ही शॉर्ट नोट में हमने SDG से रिलेटेड डिस्कस किया था, आपने देखा होगा। तो इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज साइन है जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट LSDG। तो इसमें क्या क्या देखना है? 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें मैंने बताया है आपको कि 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, प्रिंसिपल क्या क्या है, नो वन बिहाइंड, मैंने वो सारी चीजें आपको कल वाले में बताया था। कितने कितने गोल्स हैं, कितने क्या हैं, वो सब भी आपने देखा होगा। तो इसमें बात की जाती है 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टू एंड पॉवर्टी, फाइट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस के लिए, और टैकल क्लाइमेट चेंज। कब तक? 2030 तक। एडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में 2015 में। और इसमें है यूज ऑफ SDG टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए बॉटम अप एक्शन है ये, ठीक है, बॉटम अप एक्शन है ये याद रखो, हैंडल्ड बाय नीति आयोग। पूछता है ना कि कौन इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो ये नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग ही लॉन्च करती है जो एनुअल SDG इंडिया इंडेक्स होता है, और इसमें है सो नीति आयोग लॉन्च एनुअल SDG इंडिया इंडेक्स 2018 विच मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूटी लोकलाइजेशन ऑफ स्टेट, तो 2000 किया था, ठीक है। देखो किस किस चीज के लिए बेनिफिट्स होता है,
ठीक है, SDG में। तो कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलाइज सोल्यूशन, लोकलाइज सोल्यूशन, इम्प्रूव्ड स्टेट कैपेसिटी, तो इन सब चीज के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने साइन किया है MOU लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ठीक है। और ठीक है, जो MOU है साइन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट गुजरात, तो कोलैबोरेट किसके साथ, पंचायत, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग GPDP के साथ। स्पोर्ट गवर्नेंस से रिलेटेड एक आया है, तो इसमें देखो न्यूज में ये क्यों है, ऑफ कमेटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने क्या किया, लिफ्टेड द सस्पेंशन, लिफ्ट किया जो भी सस्पेंशन था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। अब देखो क्या हुआ था इसमें कि अर्लियर फीफा ने सस्पेंड कर दिया था AIFF को ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, वायलेशन अंडर फीफा स्टैट्यूट्स, तो ये वायलेशन था उनके अकॉर्डिंग, तो उसने सस्पेंशन किया था। स्पोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट्स फॉर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, तो लीगल स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दी गई, एज और वो सारी चीजें। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्पोर्ट गवर्नेंस इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्टिंग इवेंट। गवर्नमेंट बॉडीज मेन रूल्स प्रोवाइड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तीन चीजें गवर्नमेंट बॉडी कर सकती है। ऑटोनॉमस बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय ओलंपिक चार्टर, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, कंडक्टिंग लोकल स्पोर्टिंग एंड इवेंट्स। तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड में। ओके, रूल फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे आया है। तो ये न्यूज में इसलिए आया है कि 2019 के IAS ऑफिसर हु रिजाइन फ्रॉम सर्विस हैज बीन रीइंस्टेटेड, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आया है रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑफिस ऑफ एनी 3 ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि IAS आता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, IPS आता है और फॉरेस्ट सर्विसेज आता है। गवर्न होते हैं ये रूल 51 और 51A से, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट DCRB रूल 1958 से। और इसमें क्या है, देयर आर सिमिलर रूल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस बिलोंगिंग टू सेंट्रल सर्विसेज एज वेल, तो ये है। अब इसमें देखो DCRB रूल जो अमेंड हुआ 2011 में, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विथड्रॉ हिज हर रेजिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो ऐसा कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। Writing withdrawing it before acceptance by the competent authority automatically withdrawn, तो वो अगर राइटिंग देखो रेजिग्नेशन भी दे देते हैं तो वो भी माना जाएगा ऑटोमेटिकली विथड्रॉन। रेजिग्नेशन ऑफ एन IAS ऑफिसर किसको देंगे, वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के होंगे, अगर वो स्टेट में सर्व कर रहे हैं तो जो वहां के चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट के, उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। और अगर वो किसी कंसर्न मिनिस्ट्री में कर रहे हैं किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो वो जो वहां के होंगे कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के, उनको देंगे। जैसे अगर वो सेंट्रल डिप्यूटेशन है, तो अगर स्टेट में है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देंगे, नहीं तो सेंट्रल डिप्यूटेशन में उनको देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एज रिस्पेक्टेड एट IAS, तो सबके लिए अलग अलग है अथॉरिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग किसके लिए है, IAS के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है IPS के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, Ministry of Personal Public Grievance Pension has launched National Standard of Civil Service Training Institution NSCSTI, तो ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, सॉरी डेवलप दैट, ओके, NSCSTI डेवलप्ड एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC हेडक्वार्टर, ठीक है, पे डेवलप हुआ है ये। एक वेब पोर्टल अप्रोच पेपर फॉर नेशनल स्टैंडर्ड ऑल्सो इनॉग्रेटेड, वेब पोर्टल भी इनॉग्रेट किया गया है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSCSTI, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस जो ट्रेनिंग ये दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 8 पिलर्स ऑफ एक्सेलेंस है। कौन कौन से, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसोर्स टारगेट, डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, कोलैबोरेशन,
ट्रेनिंग, एवोल्यूशन, ऑपरेशन एंड गवर्नेंस। तो ये 8 पिलर दिए गए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया बन गई है, ठीक है। इंडिया became the first country in the world to come up with the unique model of create a standard of civil service training institution at national level। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई है जिसने ये चीज इम्प्लीमेंट करी है। ओके, इक्विप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हेल्प, तो ये सारी चीज सर्वेंट टैकल इमर्जिंग चैलेंज 21st सेंचुरी, तो कैसे डील करना है। कर्म, देखो इनिशिएटिव जो जो लाए गए हैं सिविल सर्वेंट के लिए, मिशन कर्मयोगी लाया गया है और आरंभ लाया गया है, ठीक है। और नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई है और लेटरल एंट्री जो होती है जैसे कि सीनियर लेवल पे, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात की गई है। तो अभी तक ये किस लिए है, बेटर पॉलिसिंग और मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। तो इसमें देखो अर्लियर लखनऊ नोएडा ने अडॉप्ट किया था पीसीएस, फॉलोड बाई कौन कौन, कानपुर और वाराणसी ने भी किया। अब देखो डिस्ट्रिक्ट वुड बी डिक्लेयर्ड एज मेट्रोपॉलिटन सिटी एज पर द रूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। तो सीआरपीसी के तहत कि इंप्लीमेंट करने के लिए पीसीएस को मेट्रोपॉलिटन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब क्या है पीसीएस और डीसीएस, सीपी हेड होगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक का या एवब होना चाहिए, और पावर जो है वो अरेस्ट करने का इम्पोज सेक्शन 144 सीआरपीसी एक्ट इनिशिएट चैप्टर प्रोसीडिंग, और ऑफिस आल्सो हैज मैजिस्ट्रियल पावर। तो जो सीपी रहेगा जो कि पीसीएस लेवल, मतलब इसमें बताया गया पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, तो वो मजिस्ट्रेट पावर भी उसके पास होगी। हालांकि अभी जैसे स्टेट में क्या होता है मजिस्ट्रियल पावर डीएम के पास होती है, पर यहाँ पे इसमें जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा उसी के पास भी मजिस्ट्रियल पावर भी होगी, दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग के लिए। पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होना चाहिए ऐसा बताया जा रहा है। अब डुअल कमांड सिस्टम में क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो शेयर करते थे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। और डीएम जो होता था विच इज डूइंग अरेस्ट एंड वारंट्स लाइसेंस। अब डीएम इशू करता था जो डीसीएस सिस्टम है उसमें डीएम इशू करता है वारंट, अरेस्ट वारंट, लाइसेंस, और एसपी क्या करता है उसके पास पावर होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टिगेट करता था क्राइम को और अरेस्ट करता था, उसका रहता था मेक अरेस्ट की वो करना है कि नहीं। सिस्टम इज डिजाइन टू इंश्योर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर मेकिंग पुलिस एंड मोर और डीएम। तो ये सारी चीजें थी जो कि डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हमें करनी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। ई गवर्नेंस सर्वे 2022 का देखो इंडिया की रैंक 105 आई है, ठीक है, और 61 इन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में डाउन टू 2020 रैंक 100 to 29 रिस्पेक्टिवली। दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली पास इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट अनलॉफुल यूजेस ऑफ सेलिब्रिटीज नेम इमेज एंड वॉइस। तो ये भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हमको आज के लिए ओके। तो बस इतना ही था, ओके मच। और ये लास्ट था हमारा पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस अब कंप्लीट हो चुका है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक या इकोनॉमिक्स देखते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक